हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं आपका दोस्त कुणाल बांसल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एसएससी सीजीएल की जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें क्वांट का 7th लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, ऑप्शन से क्वेश्चंस को कैसे करना है, जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस कोई भी ट्रिक को मिस ना करें तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। और जो दोस्त आज चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूं कि हमने इससे पहले 6 वीडियोस और कवर की हैं जिसमें हमने बहुत सी ट्रिक्स को डिस्कस किया है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो कृपया करके हमारे चैनल पे जाएं और पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे सीख सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना 7th लेक्चर, जिसमें हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जी। एक रेडियो है जिसको वो कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है जी दुकानदार? 20% प्रॉफिट पे। अगर उसको वो 60 रुपये ज़्यादा पे सेल करता तो उसका प्रॉफिट कितना होना था जी? 30% होना था। हमें बताना कॉस्ट प्राइस रेडियो का कितना है। ठीक है जी। तो पहले अगर बात करें, पहले वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है जी, ठीक है। अब वो कितने पे बेच रहा है? 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है। इट मींस उसको 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है जी पहले से। ठीक है, अब 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने के कारण उसको कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं जी? 60 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। इट मींस ये जो 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ये किसके इक्वल हुआ जी? हमारा 60 रुपीज। और हमें चाहिए क्या जी? कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो। कॉस्ट प्राइस मतलब 100% वैल्यू हमें निकालनी है जी। तो अगर 10% वैल्यू 60 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा? 600। तो हमारा आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑरल क्वेश्चन होगा आपके लिए ये एग्जाम में। ठीक है, हमें कंपेयर क्या करना है? सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंस कंपेयर करना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, और वो डिफरेंस इस वैल्यू के इक्वल रखना है। तो वहां से हमें 100% वैल्यू मिल जाएगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 कारपेंटर हैं जी, 6 घंटे डेली काम करके 460 चेयर बना रहे हैं 240 दिन में। हमें बताना है कि कितनी चेयर्स बनाई जा सकती हैं अगर 18 कारपेंटर 36 दिन में डेली 8 घंटे काम करेंगे। तो ये चेन रूल का क्वेश्चन है जी। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। कारपेंटर्स हैं जी, ठीक है जी, कितने घंटे या डेली के कितने घंटे काम करते हैं। चेयर्स हैं, कितनी चेयर्स बना रहे हैं, और कितने दिन हैं जी। ठीक है जी, ये चार चीज़ों को कंपेयर करना है। सबसे पहले 12 कारपेंटर्स हैं जी, डेली 6 घंटे काम करेंगे, कितनी चेयर्स बनेंगी जी? 460 चेयर्स बनेंगी, कितने दिन में? 240 दिन में। दूसरे केस में कारपेंटर्स कितने हैं जी? 18 हैं, कितने दिन में? 36 दिन में। डेली 8 घंटे काम करके हमें बताना है कितनी चेयर्स वो बना सकते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी, तो इसको इक्वेट करेंगे जी वर्क को, एक्स इक्वल टू 460। अब हम चेन रूल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है जी, हम इंडिविजुअली सबका इफेक्ट चेक करेंगे एक्स की वैल्यू के ऊपर। ठीक है जी, सबसे पहले हम कारपेंटर्स का इफेक्ट चेक करेंगे एक्स के ऊपर। पहले 12 कारपेंटर थे तो वो कितनी चेयर्स बना सकते थे? 460। अब कारपेंटर्स कितने हैं जी? 18। कारपेंटर्स ज्यादा हैं तो इट मींस अब वो चेयर्स भी ज्यादा बना सकते हैं जी। इट मींस एक्स की वैल्यू बढ़ गई जी, इंक्रीज हो रही है, ज्यादा चेयर्स बन रही हैं। तो अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू को हम ऊपर रखेंगे, मतलब 18/12 करते हैं। ठीक है जी, तो एक बार रिपीट करता हूं। हमें करना क्या है जी? इसमें कारपेंटर्स का इफेक्ट, मतलब इस चीज का इफेक्ट एक्स के ऊपर चेक करना है जी। अगर इसका इफेक्ट से एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमें इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ऊपर रखनी है, और अगर इसके इफेक्ट से एक्स की वैल्यू कम होती है तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू में ऊपर रखनी है। जैसे कि नेक्स्ट चीज का इफेक्ट देखते हैं अभी आर्स का। अभी आर्स का इफेक्ट देखेंगे चेयर्स पे क्या पड़ेगा। जब पहले डेली 6 घंटे काम होता था तो कितनी चेयर्स बन रही थी जी? 460। अब 6 की बजाय डेली 8 घंटे काम होने लग गया। इट मींस डेली ज्यादा काम हो रहा है, तो ज्यादा काम होने की वजह से चेयर्स भी ज्यादा बनेंगी। इट मींस एक्स की वैल्यू फिर बढ़ रही है, और अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो कौन सी वैल्यू पर रखनी है? बड़ी वैल्यू। अब तीसरी चीज डेज का इफेक्ट हम चेयर्स पे देखते हैं जी। ठीक है, 240 डेज में कितनी चेयर्स बनती थी? 460। अब डेज कितने हैं? सिर्फ 36। कम डेज हैं जी, तो कम डेज में चेयर्स कम बनेंगी,
ठीक है जी। तो चेयर्स कम बन रही है तो इट मींस एक्स की वैल्यू कम हो रही है, और अगर एक्स की वैल्यू कम हो रही है तो इन दोनों में से हमें छोटी वैल्यू पर रखनी है, विच इज 36। तो ये हमारा आंसर इक्वेशन बन गई जी। अब इसको कटिंग करके हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। सिक्स थ्री तो हमारे पास सॉल्व करके कितना आ गया 138 चेन। तो ये चेन रूल का हमारा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, हमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है जी, जिसको 23 और 3500, ठीक है जी, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और कितना कितना रिमाइंडर छोड़ेगा 32 एंड 56। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा जी, कॉन्सेप्ट यूज होगा एचसीएफ का। हमें चाहिए एचसीएफ, ठीक है, मतलब ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके साथ 2300 को डिवाइड करने पे 32 रिमाइंडर आए और जिसके साथ 3500 को डिवाइड करने पे 56 रिमाइंडर आए। तो हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है जी। किस किस चीज का? एचसीएफ ऑफ 2300 माइनस 32 एंड 3500 माइनस 56, ठीक है जी। 2300 में से 32 माइनस करने पे जो वैल्यू बचेगी वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी उस नंबर से, और सिमिलरली 3500 में से 56 माइनस करने पे जो बचेगा वो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा उस नंबर से। तो दोनों का हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। अब 2300 में से 32 माइनस करेंगे 2268 बचेगा जी, और 3500 में से हम 56 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3444। मतलब हमें इन दोनों वैल्यूज का एचसीएफ निकालना। अब एचसीएफ निकालने के डिफरेंट मेथड हैं, जिसमें एक डिवीजन मेथड भी है, एक फैक्टराइजेशन मेथड भी है। आपको दोनों में से जो भी सूटेबल लगे आप फॉलो कर सकते हो। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूं। पहले हम डिवीजन मेथड से देखते हैं जी। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू के साथ डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो पहले 1 पे ही जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है 1176, ठीक है। अब 1176 आगे नहीं कटेगा जी 2268 पे, तो 1176 के साथ जो पिछला अपना डिवाइजर था उसको डिवाइड कर देंगे जी 2268, ठीक है। अब 1176 फिर 1 पे ही जाएगा जी, फिर कितना आएगा ये 1176 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें मेरा रिमाइंडर बच रहा है 1092। अब ये फिर डिवाइड नहीं होता फर्दर, तो आगे इसको 1092 के साथ 1176 को डिवाइड करेंगे, ये फिर 1092 आ जाएगा 1 पे कट के। अब मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचा 84। अब 84 के साथ मैं 1092 को फिर से डिवाइड करूंगा। अब ये इस पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है जी, 84 इंटू 13 करोगे तो 1092 बनता है जी। मतलब यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना आया 0। तो जिस स्टेप पे जाके आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है वो आपका एचसीएफ है। मतलब इन दोनों वैल्यूज का एचसीएफ कितना हुआ जी 84। जो भी इस केस में आपका डिवाइजर था वो आपका एचसीएफ। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 84। तो इसको हम बोलते हैं जी डिवीजन मेथड। आप एक और मेथड है जो फैक्टराइजेशन मेथड है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है जी। इन दोनों को एक साथ फैक्टराइज कर लेते हैं जी, 2268 इंटू 3444, ठीक है जी। तो सबसे पहले इनको 2 के टेबल पे काटते हैं जी। 2 के टेबल पे काटा तो ये कितना बन गया 11341722, ठीक है जी। उसके बाद फिर इनको 2 के टेबल पे कटिंग की, ये कितना आ गया 567 और ये कितना आ गया 861। अब ये दोनों 3 के टेबल पे कटेंगे जी। 3 के टेबल पे इनको काटा तो ये कितना आ गया 189 और ये कितना आ गया 287। अब ये दोनों 7 के टेबल पे कटेंगे जी। 7 के टेबल पे कटेंगी तो 29 और ये कितना आ गया 41। अब ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं जी, तो फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इन दो चारों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी मेरा क्या होगा जी एचसीएफ होगा, ठीक है जी, जो कितना बनता है 84। तो ये 2 बेसिक मेथड्स हैं जी एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। इनके अलावा कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी होते हैं, जैसे एक डिफरेंस मेथड होता है, लीस्ट वैल्यू मेथड होता है, वो भी हम यूज करके एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 मीटर की रेस है और उसमें जो 2 रनर्स दौड़ रहे हैं उनकी स्पीड की रेशियो कितनी है 3:5। पी के पास 200 मीटर का पहले से ही स्टार्ट है रेस के अंदर। तो हमें बताना है कि जिस टाइम पे रेस खत्म होगी, ठीक है, उस टाइम पे पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। अब देखते हैं सिचुएशन क्या है जी। ये 500 मीटर की रेस है, सपोज ये
500 मीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फिनिशिंग लाइन अब, ठीक है। अब P के पास पहले से ही 200 मीटर का स्टार्ट है, इट मींस P अपनी रेस 200 मीटर आगे से स्टार्ट करेगा इस पॉइंट से। तो P ने यहां से यहां तक पहुंचना है जी, और जो दूसरा बंदा है Q, ठीक है जी, Q ने अपना स्टार्टिंग से लेके एंड तक यहां पे पहुंचना है, ठीक है। और हमें यह बताना है कि जिस टाइम पे रेस खत्म होगी उस टाइम पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अब स्पीड ऑफ P और स्पीड ऑफ Q की अगर हम बात करें, इसकी हमें रेशियो कितनी गिवन है, 3:5 गिवन है जी, ठीक है। तो अब इसको अगर ध्यान में रखें कि एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो स्पीड एंड डिस्टेंस है जी, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मींस जो रेशो स्पीड की होगी वो ही रेशो डिस्टेंस की भी होगी, ठीक है जी। रेशो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू रेशो ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अब स्पीड की रेशो कितनी दी हुई है, 3:5, ठीक है। अब अगर दोनों का डिस्टेंस हम मैच करके देखें, P के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक कितना डिस्टेंस बनता है जी, 300 मीटर। P को कितना दौड़ना पड़ेगा, 300 मीटर दौड़ना पड़ेगा। और अगर Q की बात करें, Q को पूरा रेस कंप्लीट करने के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा, 500 मीटर। तो इन दोनों का डिस्टेंस की रेशियो अगर हम निकालते हैं, वो भी कितनी बन रही है, 3:5। इट मींस इनकी जो स्पीड की रेशियो है और डिस्टेंस की रेशियो है वो इक्वल आ रही है जी हमारे पास। तो दोनों का जो रेस कंप्लीट करने का टाइम होगा वो सेम होगा, मतलब दोनों जने सेम टाइम पे फिनिशिंग लाइन को टच करेंगे। तो इसका मतलब उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा, दोनों सेम टाइम पे रीच करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा बनता है जी, सेकंड ऑप्शन। तो हमने इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया, स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब जो रेशियो की स्पीड की रेशियो है वही रेशियो किसकी होगी जी, डिस्टेंस की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सर्कल बनाया गया जी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, और इसकी साइड कितनी है, 8 मीटर। हमें अप्रॉक्सीमेट एरिया बताना है अनऑक्यूपाइड स्पेस इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है जी। एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जी, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इन सर्कल हो गया जी ये, ठीक है। हमें ये लेफ्ट ओवर एरिया बताना है कितना है, ठीक है जी। अब साइड ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन कितनी है जी, 8। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां से इन रेडियस, ठीक है, क्योंकि हमें निकालने के लिए ये लेफ्ट ओवर एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, पूरे ट्राइंगल का एरिया और सर्कल का एरिया। अगर ट्राइंगल के एरिया में से मैं सर्कल का एरिया माइनस करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट ओवर एरिया बचेगा। तो ट्राइंगल का एरिया हमारे पास डायरेक्ट निकल जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया यूज करके, और सर्कल के एरिया के लिए हमें रिक्वायर्ड है सर्कल का रेडियस। सर्कल का रेडियस मतलब इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है जी। तो इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है जी, a/2√3। और a यहां पे क्या है जी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो साइड हमें गिवन है 8, तो 8/2√3 हो गया। तो कितना आ गया जी, 4/√3। तो इन रेडियस हमें पता चल गया, तो यहां से हम एरिया ऑफ सर्कल पता कर लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा, πr² होता है, πr²। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा जी, सारा कुछ सॉल्व करना, 22 × 16, 22 × 16 कितना हो जाएगा जी हमारे पास, 2 × 16, 6 2 12, 6 1 1 352/7 × 3 21। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कितना आ गया जी, 352/21, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हमारे लिए √3/4a², ठीक है जी। तो a², a कितना हमारे लिए 8,
तो ये आ जाएगा √3/4 इंटू 64, मतलब कि 16√3 आ गया। 16√3 हमारे लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो हमें माइनस करना है जी इनको एरिया ऑफ ट्राइंगल में से, ठीक है। अगर हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल में से, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे लिए कितना था जी 16√3, उसमें से हम माइनस करेंगे 352/21। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है जी अप्रॉक्सीमेटली 1.73, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से, ठीक है जी, माइनस, अब इसकी भी अप्रॉक्सीमेशन से हम कटिंग कर लेते हैं जी, 1 पे गया तो 14 बचा जी, 21 इंटू ऊपर बचता हमारे पास 142, और 21 इंटू 7 कितना होता है जी 147, तो लगभग 17 आएगा। अप्रॉक्सीमेट आंसर है ये, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 17, 17 से वैसे थोड़ा कम ही रहेगा जी, तो इसको हम 17 लिख लेते हैं। तो 16 इंटू 1.73, ठीक है जी, ये हमारे लिए कितना बनता है 16 इंटू 1.73 करेंगे 28 के आसपास बनेगा, तो 28 में से 17 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास लगभग 11, तो अपना आंसर क्या आएगा जी फर्स्ट ऑप्शन आएगी। थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है जी, √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए अगर इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये अगेन बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी एक्सएससी के एग्जाम में, ठीक है, ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर हम वैल्यूज को ध्यान से देखें, हमें दो वैल्यूज दिख रही हैं जी, एक 2.75 दिख रहा है और एक 2.25 दिख रहा है, ठीक है जी, न्यूमरेटर में भी यही दो वैल्यूज हैं, डिनोमिनेटर में भी यही दो वैल्यूज हमें दिख रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ए बी की फॉर्म में पढ़ेंगे। मैं क्या मान रहा हूं, ए की वैल्यू मान रहा हूं 2.75 और बी की वैल्यू को क्या मान रहा हूं 2.25 मान रहा हूं, ठीक है जी। तो अब ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है जी 2.75 इंटू 2.75 इंटू 2.75 मतलब ए क्यूब। सिमिलरली ये हमारे लिए क्या बनेगा बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और डिनोमिनेटर में अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे लिए क्या होगा जी यहाँ तक ए स्क्वायर, उसके बाद ये हमारे लिए क्या हो गया ए बी, और आगे हमारे लिए क्या है जी ये बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है जी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा सिंपली ए माइनस बी, तो हमारा आंसर क्या आएगा ए माइनस बी, मतलब 2.75 माइनस 2.25, तो इसको माइनस करने पे हमारे पास आंसर कितना आएगा जी 0.5, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी ऑप्शन बी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस आइडेंटिटी को याद रखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, ठीक है जी, इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस 56, 72, 90, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इनके बीच में एक पैटर्न बन रहा है, हमें बताना है इनमें से कौन सा वैल्यू है जो वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो रॉन्ग सीरीज का क्वेश्चन है जी, तो अगर हम सिंपली इनको डिफरेंस के बेस पे जज करें, ठीक है जी, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस से क्या होगा, पहले इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी 16 का, इनका कितना है 18 का, इनका कितना है 20 का, इनका कितना है 22 का, और इनका कितना है 22 का, ठीक है। अब ध्यान से डिफरेंस को देखें, 16, 18, 20, 22, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 24 का डिफरेंस आना चाहिए, जिसके कारण 154 हमारा सही नहीं होगा, हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा 156, तो कौन सी वैल्यू गलत है जी 154। बहुत सिंपल सा इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया डिफरेंस का। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एट द रेट इज एन ऑपरेशन सच दैट एट द रेट बी, ए एट द रेट बी का मतलब क्या होगा 2a, ए एट द रेट बी का मतलब 2a होगा अगर कंडीशन क्या है इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है इज इक्वल टू a प्लस बी वेन a इज लेस देन b, ठीक है, मतलब a एट द रेट b का मतलब क्या होगा a प्लस b अगर कंडीशन क्या है जी इफ a इज लेस देन b, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है इट इज इक्वल टू a स्क्वायर वेन a इज इक्वल टू b, ठीक है। a एट द रेट b का मतलब क्या होगा जी a स्क्वायर, अगर कंडीशन क्या है इफ
a इज इक्वल टू b। ठीक है, अभी हमें इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इक्वेशन बनानी है। जैसे ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे इंस्ट्रक्शन को। पहले 5 @ 7 है, अब एट 5 मतलब a लेस देन b है जी, यहाँ पे a लेस देन b, तो अगर a लेस देन b होगा तो कंडीशन क्या होगी a प्लस b, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा 5 + 7। दूसरे केस में a इक्वल टू b है जी, a इक्वल टू के b के केस में हमारी कंडीशन क्या है a², तो ये कितना बन जाएगा 4²। सिमिलरली नीचे 3 × 3 5 @ 5, फिर आ गया जी a इक्वल टू b, और अगर a इक्वल टू b है तो कंडीशन हमारे लिए क्या बन जाएगी a² माइनस, अब यहाँ पे है a ग्रेटर देन b, और अगर a ग्रेटर देन b होगा तो ये किसके बराबर है 2a, तो 2 × 15 हो जाएगा -3। ये हमारे पास क्वेश्चन बनेगा जी। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आया 12 + 16 अपॉन 3 × 25 कितना हो जाएगा 75 -30 -3, तो 28 अपॉन 42, तो 14 के टेबल पे हमने कट किया तो कितना आ गया 2/3। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या बनता है जी ऑप्शन सी 2/3। होपफुली आपको समझ आया होगा जी, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है जी, उसके बाद कुछ भी नहीं है जी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर सम ऑफ एंगल्स निकालना है जी, सारे एंगल्स का सम चाहिए। अब ये जो फिगर बनी हुई है ये क्या है जी पेंटागन, 5 साइड्स हैं। ठीक है जी, 5 साइड्स हैं, तो 5 साइड्स मतलब पेंटागन का जो सम ऑफ एंगल्स होता है जी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, वो कितना होता है 540। ठीक है, तो हमारे लिए डायरेक्ट आंसर क्या होगा जी ऑप्शन बी। ठीक है जी, वैसे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं ऑरली याद रखने के लिए, कि अगर हमें किसी भी पॉलीगन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स चाहिए, तो जैसे जैसे एक साइड हम इंक्रीज करते हैं तो सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री इंक्रीज होता जाता है। जैसे कि लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से, ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल्स कितना था 180, तो ट्राइंगल की साइड्स कितनी थी 3। ठीक है, इसके बाद क्या आता है क्वाड्रिलेटरल आता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स कितनी होती हैं 4, एक साइड इंक्रीज होगी, अब इनका सम कितना होता है 360। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है 180। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल के बाद बारी आती है पेंटागन की, पेंटागन की साइड्स कितनी होती हैं 5। ठीक है जी, और इनका सम कितना होगा फिर 180 का डिफरेंस, तो 360 और 180 कितना हो जाएगा 540। ठीक है, पेंटागन के बाद किसकी बारी आती है हेक्सागन की, हेक्सागन की साइड्स कितनी होती हैं 6। ठीक है, और उसका अगर सम निकालना हो तो 540 में 180 जोड़ेंगे कितना बनेगा 720। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉलीगन के एंगल्स का सम निकाल सकते हो। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एक साइड इंक्रीज करने पे टोटल एंगल्स का जो टोटल इंक्रीज होगा वो कितना इंक्रीज होगा 180 डिग्री होगा। होपफुली आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, याद रहेगी, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजॉइनिंग फिगर, हमें 5 एंगल्स है ए बी सी डी ई, इनका सम चाहिए। ठीक है जी, तो इसको भी हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं जी ए बी सी डी ई के केस में, अगर ये 5 पॉइंटेड स्टार होता है जी। ठीक है जी, जब भी हमारे पास 5 पॉइंटेड स्टार आएगा तो उनके सभी जो कॉर्नर्स हैं उनका सम हमेशा क्या होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। जी, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा 180 डिग्री हमेशा, अगर 5 पॉइंटेड स्टार है, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, और इसकी जगह पे अगर आपके पास 6 पॉइंटेड स्टार है, ठीक है, जैसे कि हम 2 ट्राइंगल्स को अकॉर्डिंग बनाते हैं 6 पॉइंटेड स्टार ये वाला। ठीक है, इसका जो एंगल्स का सम होता है वो होता है जी 360 डिग्री, क्योंकि ये 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी हमें दिख रही है और एक मान लो ये डी ई एफ हमें दिख रही है जी। तो 2 ट्राइंगल्स के एंगल्स को जोड़ेंगे तो 360 बनेगा, और जो 5 पॉइंटेड स्टार होता है जी इसका जो एंगल्स कॉर्नर्स का एंगल्स का सम होता है वो हमेशा ही कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इसको याद रखें, आपके लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। होपफुली आपको याद रहेगा, समझ भी आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पीरियड ऑफ अ क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है जी 10:30 बजे, क्लास स्टार्ट होती है 10:30 बजे। ठीक है जी,
और खत्म कब होती हैं जी? 1:45, मतलब के 1:45, ठीक है जी। मतलब 4 क्लासेस हैं जी इसके बीच, ठीक है ना। उन्होंने लिखा 4th क्लास एंड कितने बजे होती है? 13:45, मतलब 1:45 पे, ठीक है। 10:30 से स्टार्ट हुई, कब तक गई? 1:45। तो कितने घंटे हो गए? 3 घंटे 15 मिनट हो चुके, 3 hours 15 minutes, ठीक है जी। अब वो क्या बोल रहा है? हर एक पीरियड की ड्यूरेशन बराबर है जी, इक्वल ड्यूरेशन है, ठीक है। और हर पीरियड के बाद 5 मिनट का ब्रेक भी है। तो हमें बताना है कि हर पीरियड कितनी कितनी देर का होगा। तो बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अब 4 पीरियड्स होने हैं जी, ठीक है जी। एक लाइन है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। ये 4 लेक्चर्स हैं जी, और इनके बीच में ब्रेक होनी है जी। ये ब्रेक्स हैं, कितने बार ब्रेक होगी? इसका मतलब 3 बार ब्रेक होगी। कितने कितने मिनट की? 5-5 मिनट की ब्रेक है जी। तो ब्रेक का अगर टाइम देखें तो ब्रेक, टोटल ब्रेक जो होगी वो 15 मिनट की होगी जी। टोटल ब्रेक हमारे लिए कितनी देर की होगी? 15 मिनट की। तो 3 घंटे 15 मिनट की टोटल टाइम पीरियड है जी। इसमें से 15 मिनट के तो ब्रेक ही हैं जी। 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट हम निकाल देंगे, तो जो क्लासेस हैं वो कितने घंटे की हुई? 3 घंटे। अब 3 घंटे की क्लास है और कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस हैं, ठीक है जी। इसका मतलब 180 मिनट टोटल है हमारे पास, और 4 क्लासेस हमें लेनी है। तो कितनी देर की एक क्लास होगी? 45 मिनट्स की एक क्लास होगी। तो हमारा आंसर क्या बनता है जी? ऑप्शन सी बनता है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना है? 5:1। द नंबर ऑफ साइड्स, जी हमने पहले भी डिस्कस किया पिछले क्लासेस में, पिछले लेक्चर में। रिपीटेड क्वेश्चन आया जी ये। तो एसएससी देख सकते हैं कि रिपीट भी करता है अपने क्वेश्चंस को ये तो है ही एसएससी का पैटर्न है कि वो पुराने एग्जाम्स में से बहुत से क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अब वो क्या बोल रहा है? इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की जो रेशियो है वो 5:1 है। तो इसका हमें फॉर्मूला क्या होता है? हमने पहले भी डिस्कस किया है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इसके इक्वल होता है जी 180 डिग्री। अब ये इसकी रेशियो 5x और 1x है, तो 5x प्लस 1x किसके बराबर हुआ? 180। 6x की वैल्यू 180 आई, तो x हमारे लिए कितना आया जी? 30 डिग्री। जिसके कारण हमें पता लगा इंटीरियर एंगल हमारा कितना हुआ? 150 डिग्री का, और एक्सटीरियर कितना हो गया जी? 30 डिग्री का। अब दोनों तरह के एंगल्स हमें पता लग गया। हमें चाहिए क्या जी? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। अब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। n मींस नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता कितनी है जी? 30 डिग्री। तो 30 इक्वल टू 360 बाई n, तो यहां से n सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 12। तो कितनी साइड्स हैं जी उस पॉलीगन की? 12 साइड्स है। तो सही ऑप्शन हुई जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव मतलब साथ चलने वाले, और स्टार्टिंग कहां से हो रही है? m से, और उन सब की एवरेज कितनी दी हुई है? n। हमें बताना है 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की एवरेज, जो कि स्टार्ट किससे हो रहे हैं? m+2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। अब पहला नंबर अगर m माने तो दूसरा नंबर कंसेक्यूटिव है तो m+1, तीसरा नंबर m+2, चौथा नंबर क्या होगा जी? m+3, और पांचवा नंबर क्या होगा? m+4। तो 5 नंबर्स हैं जी, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, और उन सबकी एवरेज कितनी गिवन है? n। अब जब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे जी तो वो एपी सीरीज होगी, और एपी सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज क्या होती है जी? मिडल वैल्यू। इट मींस इनकी एवरेज क्या होगी? m+2। तो m+2 की वैल्यू में कितनी गिवन है जी? ये हमें एवरेज गिवन है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर हमें 6 नंबर्स की कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की एवरेज बतानी है, जो कि स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? m+2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला नंबर अब क्या है जी? m+2। तो दूसरा क्या हो जाएगा? m+3, चौथा m+4, पांचवा क्या होगा जी? m+5, चौथा होगा हमारे पास m+5, पांचवा क्या होगा जी? m+6, और सिक्स नंबर क्या होगा? m+7। अभी हमें एवरेज चाहिए इनकी। अब ये भी एपी सीरीज है जी, इनमें भी मिड वैल्यू एवरेज होगी। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है जी, तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होने के कारण ये दो मिडल वैल्यूज हैं जी, और इनकी जो मिडल वैल्यू होगी वो हमारे लिए एवरेज होगी।
तो इन दोनों की अगर मैं एवरेज निकालूं तो क्या बनती है, m+4 प्लस m+5/2, तो कितना आ जाएगा 2m + 9/2, ये एवरेज है। बट अब इस एवरेज को मुझे n की फॉर्म में चाहिए, मेरे को m को रिप्लेस करना है n के साथ, वो मैं रिप्लेस करूंगा इस इक्वेशन को यूज करते हुए। मुझे पता है m+2 की वैल्यू कितनी है जी, मेरे पास n है, तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं 2m + 9 को, इसको मैं लिख रहा हूं m+2+2+5 लिख रहा हूं बाय 2m + 9 को मैंने ब्रेक किया m+2 की फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास m+2 की वैल्यू कितनी है n। तो अब एक m+2 कितना बना देगा n, और एक m+2 ये कितना बना देगा n + 5/2, तो हमारे पास आंसर कितना है जी 2n + 5/2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी हमारे लिए, ऑप्शन ए। ठीक है जी, तो ये हम क्वेश्चन, ये जो हमने तरीका किया ये बेसिक मेथड है। ठीक है जी, आप इसको और आसानी से भी कर सकते हो अगर आप इसकी जगह पे वैल्यूज एज्यूम करो। ठीक है जी, तो मैं ये क्वेश्चन आपको वैल्यूज एज्यूम करके भी करवा देता हूं जी। मान के चलते हैं कि 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, अब हमें पता है कि मिडिल वैल्यू एवरेज है, तो एवरेज कितनी हुई 3, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब वो बोल रहा है 6 नंबर्स की एवरेज निकालनी है, जो कि स्टार्ट कहां से हो रही है 3 से, मतलब 3 4 5 6 7 8, हमें इनकी एवरेज चाहिए। अब इनकी एवरेज कितनी बनेगी जी, मिडिल वैल्यूज का हाफ कर लेते हैं जी, 5 + 6/2 11/2, कितनी बनेगी 5.5। ठीक है, अब हमें 5.5 चाहिए। अब n की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो ये n की वैल्यू अब हम ऑप्शंस में पुट करके सेटिस्फाई करते हैं, जिससे हमारा आंसर 5.5 आएगा, वो ही हमारा आंसर होगा। पहली ऑप्शन में अगर हमने n पुट किया 3, तो 2 × 3 + 5/2 कितना हो गया जी 6 + 5/2, मतलब 11/2 आ गया। तो यही हमारी पहली ही इक्वेशन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो हमारा आंसर क्या है जी, ऑप्शन ए। ठीक है जी, तो हम इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं और वैल्यूज को एज्यूम करके भी कर सकते हैं, तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉइंट है O, इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है O, सॉरी, ठीक है, और उसको ज्वाइन किया गया है, ठीक है जी, चारों वर्टिसेस के साथ। तो हमें रिलेशन बताना है जी क्या बनेगा उनका। ठीक है जी, जो ऑप्शंस के बीच में, तो हम पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं जी, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कोई पॉइंट है, यदि इसको ओ को ज्वाइन किया हमने चारों वर्टिसेस के साथ, कुछ इस तरह की सिचुएशन, इसको हमें सॉल्व करना है जी। अभी ये 4 पॉइंट्स हो गए ए बी सी डी, तो ये पॉइंट है ओ। हम क्या करते हैं जी, इसके बीच एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, जो कि ओ से पास आउट हो। और हम इनको पॉइंट्स को नाम दे रहे हैं ई और एफ। सबसे पहले बात करते हैं ओ डी की, ओ ई एफ ट्राइंगल, ओ ई डी ट्राइंगल के अंदर। ठीक है जी, ओ ई डी ट्राइंगल के अंदर, ठीक है जी, ओ ई जो ओ डी स्क्वायर है, ओ डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ठीक है जी, सिमिलरली अब हम बात करेंगे ट्राइंगल ओ बी एफ की, ट्राइंगल ओ बी एफ, इसमें जो ओ बी स्क्वायर है, ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब ऑप्शंस को ध्यान से देखें, फोर्थ ऑप्शन में ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर की वैल्यू दी है, मतलब अगर इन दोनों को प्लस करूं, ठीक है जी, तो हमें ये ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम दोनों को प्लस कर रहा हूं जी, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये सिचुएशन है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ईडी है, ईडी की लेंथ, ईडी की लेंथ किसके बराबर है, एफ सी के बराबर।
ईडी की लेंथ किसके बराबर है, एफ सी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ईडी को एफ सी स्क्वायर। सिमिलरली ये भी मेरे को पता है कि जो एफ बी है, ठीक है जी, जब बी एफ है वो किसके इक्वल है, बी एफ किसके इक्वल है, ए ई के बराबर। तो मैं बी एफ को रिप्लेस कर रहा हूँ किसके साथ, ए ई के साथ। अब मेरे पास सिचुएशन क्या हो गई, ये चीज इसको सॉल्व करके ओ ई स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है जी। अब ध्यान से देखें जी, हमें ओ ई स्क्वायर और ए ई स्क्वायर, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं जी, ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा जी, ओ ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है जी। तो इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए स्क्वायर, ठीक है जी। सिमिलरली एफ सी स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर, एफ सी स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर, ये दोनों लाइंस ये किसके बराबर हो जाएंगी, ओ सी स्क्वायर के बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ सी स्क्वायर। तो मेरे पास अब क्या बन गया जी, मेरे पास बन गया ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया जी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। मतलब फोर्थ ऑप्शन मेरी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है जी। तो ये मेरा आंसर बनेगा। ये प्रॉपर्टी आप याद भी रख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमेशा ही सही रहेगी कि अगर रेक्टेंगल के अंदर कोई भी पॉइंट है और उस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं चारों वर्टिसेस से, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा ही सेटिस्फाई करेगी, विच इज ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें बताना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n बताना है, जिसको 864 से मल्टीप्लाई करने पे वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें हर एक में 3-3 का पेयर बनाना होता है जी, फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स का। तो सबसे पहले हम 864 के फैक्टर्स बना रहे हैं जी। 864 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 के टेबल पे इसको काटेंगे तो 432, फिर 2 के टेबल पे हुआ तो 216, फिर 2 के टेबल पे 108, फिर 2 के टेबल पे कटाया तो 54, फिर 3 पे गया 2 पे गया जी 27। अब 3 के टेबल पे इसको कटिंग की तो 9, फिर 3 के टेबल पे कटिंग की। अब ये फैक्टराइजेशन है जी हमारे पास 864। अब अगर क्यूब रूट चाहिए तो हमें 3-3 के ग्रुप बनाने होंगे जी। अब देखो 2 का एक ग्रुप तो ये बन गया जी 3 का, और 3 का भी एक ग्रुप बन गया कंप्लीट। बट ये वाली जो वैल्यूज हैं 2 इंटू 2 ये अपना ग्रुप कंप्लीट नहीं कर पा। अगर इनको एक 2 और मिल जाए तो इनका एक ग्रुप पूरा हो जाएगा, जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इट मींस 864 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मेरे को एक और 2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर 864 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 के पेयर्स ग्रुप्स पूरे हो जाएंगे 3-3 के। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, 2 होगा, जिसको 864 के साथ मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। आई इन सेंटर है जी एक ट्राइंगल का, जिसमें एंगल ए बी सी हमें 65 गिवन है, ए सी बी 55, हमें वैल्यू ऑफ बी आई सी। ये बहुत बार आया जी, हमने जितनी भी क्लासेस की हैं, पहले 6 क्लासेस कवर की हैं, सबकी सब क्लासेस में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ही है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी एसएससी का, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान से याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा जी एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ कैसे है जी। एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें आई क्या है जी हमारे लिए, इन सेंटर। अब इन सेंटर की अगर बात करें जी, इन सेंटर कहां पे बनता है जी, इन सेंटर बनता है जहां पे वेयर एंगल बाइसेक्टर्स मीट, ठीक है जी। जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स क्या करेंगे, मीट करेंगे, वहां पे हमारा इन सेंटर बनता है जी, ठीक है जी। तो एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं, ये हमारा इन सेंटर है आई, और एंगल बी आई सी की वैल्यू ही हमें निकालनी है, ठीक है। हमें गिवन क्या है, ए बी सी, ये कंप्लीट एंगल 65 गिवन है जी बी, ठीक है। और ए सी बी, ये कंप्लीट एंगल कितना गिवन है हमें, 55, ठीक है। अब ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स हमें बता दिए गए हैं, बी और सी, तो यहां से एंगल ए हम पता कर सकते हैं जी, और एंगल ए कितना आ जाएगा यहां से सॉल्व करके, 60 डिग्री। अब
हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट इन सेंटर के केस में और एंगल बाइसेक्टर के केस में। वो क्या होता है जी, एंगल बी आई सी जो है वो इक्वल होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये किस केस में होगा, अगर आई आपका इन सेंटर है, ठीक है। तो बी आई सी हमें निकालना है, एंगल ए हमें पता है, एंगल ए कितना था 60, तो 90 प्लस 30 किया कितना आ जाएगा जी 120। करेक्ट आंसर हुआ जी ऑप्शन बी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी एसएससी के लिए, बहुत हर बारी रिपीट हो रहा है जी ये क्वेश्चन, तो ध्यान से। नेक्स्ट, ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। ए और सी ने पहले 2 दिन एक साथ काम किया, फिर उसके बाद ए को रिप्लेस कर दिया बी ने, तो हमें बताना है कि टोटल टाइम कितना लगा सारा काम कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे जी, ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। एलसीएम कितना आया जी तीनों का 60। ये हमारे लिए टोटल वर्क है जी 60 यूनिट्स। अब हमें निकालनी है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, हमें टाइम पता है और टोटल वर्क पता है, तो वर्क को टाइम के साथ डिवाइड करने पे एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 60 डिवाइड बाई 10, ए की एफिशिएंसी कितनी आई 6, बी की एफिशिएंसी कितनी आई 4, और सी की एफिशिएंसी कितनी आई 3 यूनिट, ठीक है जी। ये तीनों की एफिशिएंसी हमें पता चल गई। अब क्या हुआ, क्या है जी, ए और सी ने पहले 2 दिन एक साथ काम किया, तो पहले 2 दिन की अगर बात करें सिर्फ, कौन काम करेगा, ए एंड सी, मतलब ए प्लस सी। और ए एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, सी एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिलकर 9 यूनिट करेंगे एक दिन में, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा 18 यूनिट, ठीक है। अब 2 दिन का काम हमें पता चल गया ए और सी। अब उसके बाद ए को रिप्लेस कर दिया किसने, बी ने, मतलब ए की जगह पे बी आएगा। अब कौन काम करेगा, बी एंड सी, ठीक है। अब काम बचा कितना है जी, 60 यूनिट टोटल था, जिसमें से 18 यूनिट हो गया पहले 2 दिन में, बचा कितना 42। अगर यहां से मैं रिमेनिंग वर्क देखूं, रिमेनिंग वर्क मेरे लिए है 42 यूनिट्स। अब ये 42 यूनिट्स कौन खत्म करेगा, बी एंड सी करेंगे। और अगर बी एंड सी की कंबाइंड एफिशिएंसी देखें दोनों के मिला के कितनी बन रही है 7 यूनिट, तो 42 यूनिट करने के लिए बी एंड सी को कितना टाइम चाहिए, 42/7, 6 डेज। तो 6 दिन इनको लगेंगे, और स्टार्टिंग में 2 दिन लगे ए और सी को, तो टोटल टाइम ऑल टुगेदर कितना आया जी अपना, 2 दिन पहले लगे, 6 दिन उसके बाद लगे, टोटल 8 दिन लगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ मेटेलिक सॉलिड सिलेंडर आर आर सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ऑफ बेस कितना दे रखा है सिलेंडर का, आर, रेडियस हमें कितना दिया हुआ है आर गिवन है, और जो हाइट गिवन है सिलेंडर की वो कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर की। हमने इसको मेल्ट करके कोन की शेप में चेंज किया, और जिसका रेडियस सेम है, ठीक है, तो हमें हाइट ऑफ कोन बतानी है जी, ठीक है जी। तो अब अगर सिलेंडर को मेल्ट करके कोन की शेप देंगे तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा, तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम का सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है जी πr²h, और कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h, ठीक है जी। रेडियस दोनों तरफ सेम है, उन्होंने मेंशन किया है रिकास्ट इनटू अ सॉलिड कॉन ऑफ सेम रेडियस, ठीक है जी। तो अब कैंसिल आउट करते हैं, पाई के साथ पाई कैंसिल, r² के साथ r² कैंसिल। अब सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो 1/3 इंटू एच, यहां से कोन की हाइट कितनी आई 18 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप्स हैं जी ए एंड बी, जो कि वाटर टैंक को फिल कर रही हैं 20 और 24 मिनट में, ठीक है, और तीसरी पाइप उसको एम्प्टी कर रही है एट द स्पीड ऑफ 3 गैलन्स पर मिनट। एबीसी ने उसको अगर तीनों को एक साथ चलाया जाए तो टैंक 15 मिनट में फुल हो रहा है, हमें कैपेसिटी ऑफ टैंक बतानी है, ठीक है जी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी पाइप्स एंड सिस्टम चैप्टर में से ये क्वेश्चन, ठीक है जी, कई बार पूछा जा चुका है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को पहले अपने सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ, ठीक है जी।
ए कितनी देर में कर रहा है जी फिल? 20 मिनट्स में। बी कितनी देर में फिल कर रहा है? 24 मिनट। मैं इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ जी। एलसीएम कितना आया? 120। तो यहाँ से पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 6 यूनिट, और पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 5 यूनिट। अब इनके अलावा एक सी पाइप भी चल रही है, फिलहाल हमें उसकी एफिशिएंसी के बारे में नहीं पता, हम अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं जो हम मान के चल रहे हैं। अब अगर देखिए उसने कहा क्या है जी, ये टैंक 15 मिनट में भरना चाहिए, तो 120 यूनिट का टैंक है, ठीक है जी, 15 मिनट में ये भर रहा है। इट मीन्स 1 मिनट में कितना काम होना चाहिए? 8 यूनिट। मतलब ए बी सी तीनों मिलके 1 मिनट में कितना काम करेंगे? 8 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। जिसमें से ए का हमें पता कितना कर रहा है? 6। बी कितना कर रहा है? 5। यहां से हमारे पास सी आ जाएगा। हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ रही है -3, मतलब सी पाइप 3 यूनिट पानी उसमें से हर टाइम निकाल रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी कितना पानी निकाल रहा था? 3 गैलन्स पर मिनट। हमारे अकॉर्डिंग भी सी पाइप कितना पानी निकाल रही है? उसमें से 3। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कितना पानी निकल रहा है? 3। तो ये मैच कर रहा है। इट मीन्स जो टैंक की कैपेसिटी होगी वो जो हम मान के चले थे वही होगी, विच इज 120 गैलन्स और 120 यूनिट्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ जी? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, तो हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसके लिए हमें क्या करना है? थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करनी है जो 0 से ज्यादा और 90 से कम हो। तो सबसे आसान वैल्यू है 45, तो हम थीटा को 45 पुट कर लेंगे। पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है जी। तो साइन 45 प्लस कॉस 40, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इनको ऐड करने पे हमारे पास क्या है? 2/√2 विच इज ग्रेटर देन 1। ये 1 से ज्यादा है, ठीक है जी, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4। तो 1/1.4 ग्रेटर देन 1 होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा जी? ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या बोलता है? एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन कितना है? 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में कितना दिया? 814 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का अगर फॉर्मूला देखें, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है जी 1/3 एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। अब इसमें से एरिया ऑफ बेस मुझे गिवन है जी, कितना गिवन है? 770, ठीक है। मिसिंग क्या है जी? हाइट। मुझे हाइट चाहिए पहले कोन की, और हाइट के लिए दो चीजें और मिसिंग है जी, ना तो मुझे रेडियस पता है ना ही स्लांट हाइट पता है। इट मींस मुझे पहले रेडियस भी निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट भी निकालनी पड़ेगी, वहां से मुझे हाइट पता चलेगी, फिर वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस कहां से निकलेगा? एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस हमें गिवन है 770, और एरिया ऑफ बेस किस शेप में है? सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है? 770 इंटू 7/22। 11 पे इसको कटिंग की तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई 35 इंटू 7 मीन्स 7/5। आर की वैल्यू हमारे पास सॉल्व होकर कितनी आ गई जी? 700। रेडियस हमें पता चल गया। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? स्लांट हाइट, ठीक है जी। अब स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी? स्लांट हाइट निकलेगी स्लांट हाइट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर एल, ठीक है जी। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, और हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है जी, ठीक है जी। कर्व पाई आर एल वो कितना है? 814। यहाँ से हम पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, सॉरी एल निकालते हैं जी। रेडियस हमारे पास कितना आया था? 7/5 इंटू एल किसके इक्वल है? 814। कटिंग एल हमारे पास कितना है जी? 37/√5। हमें स्लांट हाइट भी पता चल गई, हमें रेडियस भी पता चल गया। अभी चाहिए हमें
हाइट। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं जी, एल स्क्वायर हमारे लिए कितना आ जाएगा 37/√5 का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर हमारे पास कितना था 49 इंटू 5 मतलब के 245, ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यू है एच स्क्वायर की। तो इसको सॉल्व करने पे एच स्क्वायर हमारे पास कितना बनता है 1369/5 माइनस 245। ये सारा कुछ सॉल्व करने पे हमारे पास हाइट की वैल्यू आएगी जी, सॉल्व करके 12/5। अब हमें हाइट पता चल गया जी, हमें एरिया ऑफ बेस पता है, तो यहाँ से वॉल्यूम निकलेगा जी। वॉल्यूम क्या था 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना था 770 इंटू हाइट कितनी गिवन हमें 12/5, ठीक है जी। ये सारा कुछ सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 616√5। तो करेक्ट आंसर होगा जी हमारे पास ऑप्शन डी। काफी लेंथी क्वेश्चन है जी, ठीक है। सबसे पहले हमने वॉल्यूम से स्टार्ट किया। वॉल्यूम हमें निकालना क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता है बट हाइट नहीं पता, तो हाइट निकालने के लिए अभी हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमने रेडियस निकाला। रेडियस हमने कहाँ से निकाला जी, एरिया ऑफ बेस से, ठीक है। वहां से हमने रेडियस निकाला। फिर हमने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करके क्या फाइंड आउट किया, एल, ठीक है। एल फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने एच फाइंड आउट किया, ठीक है जी। ये फॉर्मूला वो हमारे पास क्या है जी 12/5। उसके बाद वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें गिवन है। एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है जी। राइट एंगल्ड भी है और आइसोसेलेस भी है, मतलब उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, तो इसके कारण जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना बन जाएगा a√2। इसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स। तो अगर पेरीमीटर हम इसका देखें तो किसके बराबर बनता है 2a + a√2, और ये किसके इक्वल गिवन है हमें 4√2 + 4 के इक्वल गिवन है। हमें चाहिए लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब हमें a√2 की वैल्यू निकाल। तो अब इसको सॉल्व करते हैं जी। इन दोनों वैल्यूज में से मैं a√2 कॉमन ले रहा हूँ। a√2 कॉमन लेने पे यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा √2 + 1, सॉरी, और इधर से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ जी 4 कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचेगा √2 + 1, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो बचा क्या a√2 किसके इक्वल है, सॉरी, a√2 किसके इक्वल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। वही हमारा आंसर है जी। तो ऑप्शन ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट आपको डायग्राम की और पेरीमीटर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसको इक्वेट कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जी, और m-n एक इवन नंबर है। तो हमें बताना क्या है m² - n² किसके साथ हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है जी। और अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि m और n एक इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये पॉसिबिलिटी तब है अगर हम इवन माइनस इवन करेंगे। इवन माइनस इवन करने पे हमें इवन नंबर मिलेगा, और ऑड माइनस ऑड करने पे भी इवन मिलेगा, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं हिट एंड ट्रायल मार के नंबर्स एज्यूम करते हैं। सबसे पहले मैंने एज्यूम किया कि मान लो दो इवन नंबर्स हैं 2 और 4, ठीक है। m को माना मैंने 4, n को माना 2। तो 4² - 2² कितना होगा जी 16 - 4 12। अब ये इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है, ये 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, ठीक है, और 12 से भी हो रहा है। मतलब ये तो हमारे लिए एलिमिनेट होगा, 8 तो नहीं होगा। एक और ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। मान के चल रहा हूं कि 7 और 3 ऑड ले लेते हैं, ठीक है। m को मैं मान रहा हूं 7, n को मान रहा हूं 3। अब 7² - 3², ठीक है जी। ये कितना हो गया 49 - 9 40। अब 40 है, ठीक है जी। अब 40 देखो इनमें से 12 के साथ भी डिवाइड नहीं हो रहा जी, ठीक है, 6 के साथ भी नहीं हो रहा, तो किसके साथ हो रहा है, मतलब अब 4 है, जो 4 इस पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरे को भी। इट मींस हमारा आंसर क्या होगा जी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक फैन है जिसका लिस्ट प्राइस हमें कितना गिवन है 1400 रुपए। लिस्ट प्राइस हमें 1400 और उस पर ऊपर कितना डिस्काउंट मिल रहा है 10%। वो बोल रहा है इसके बाद एक और कितना एडिशनल डिस्काउंट दें ताकि उसका नेट सेलिंग प्राइस 1200 रुपए हो जाए। मतलब 1400 रुपए का फैन था, ठीक है,
उस पे पहला हमने डिस्काउंट कितना दिया 10%, तो 1400 का 10% कितना बनता है 140, 140 माइनस करके कितना आ जाएगा 1260। अब एक और डिस्काउंट देना है इस वैल्यू पे 1260 पे, ताकि फाइनल सेलिंग प्राइस कितना बने 1200, मतलब 1260 रुपए की चीज को 1200 पे बेचना है तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा 60। हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो ये 60 रुपीज हमने डिस्काउंट देना है, कितने पे देना है 1260 पे देना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आता है 1/21, ठीक है। और 1/21 की वैल्यू कितनी होती है जी 5% से थोड़ा कम होती है, ठीक है जी। तो 5% से कम ए की वैल्यू हमें दिख रही है, विच इज ऑप्शन सी। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी इसको कैलकुलेशन, कारण क्या है, अब दो चीजें ध्यान में रखो जी, ठीक है। 1/20 5% होता है, तो 1/21 है, ठीक है जी, तो ऑब्वियस है वो 5% से थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो 5% से एक ही का ऑप्शन दिख रही है, और इसका अगर बेस देखें, इसका बेस भी कितना है 21, और हमारा बेस भी कितना आ रहा है 21, तो ऑप्शन आपकी मैच कर रही है, तो आप बिना सॉल्व किए इस ऑप्शन को टिक करेंगे जी, अपना कैलकुलेशन में हम टाइम सेव करेंगे यहाँ। नेक्स्ट, दो सर्कल्स हैं जी जिनका रेडियस 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमें कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स बताना। अब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की अगर बात करूं, तो ये इस तरह की सिचुएशन है, ये दो सर्कल्स और ये जो कॉमन टेंजेंट है इसको हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, और इसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है जी। जो दोनों सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस है उनका स्क्वायर, माइनस जो दोनों सर्कल्स का रेडियस उनको प्लस करके उनका होल स्क्वायर करना। तो डिस्टेंस ये किसके इक्वल गिवन है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी गिवन है 8, डिस्टेंस हमें पता नहीं जी, वही हमें सॉल्व भी करना है, फाइंड आउट भी करना है, और R1 प्लस R2 दोनों का रेडियस हमें गिवन है 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये स्क्वायर रूट तो जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 ये उधर चला गया, स्क्वायर बना दिया, ठीक है जी। डी स्क्वायर माइनस 81, तो यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 145, और डी कितना आ जाएगा √145। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया उसकी रेशियो हमें गिवन है 25:36, तो उनके ऑल्टीट्यूड की रेशियो हमें पता करनी है, ठीक है जी। अब अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, वो क्या होता है जी √3/4a²। अब यहाँ पे दो हैं, तो एक को a1 मान लेते हैं, दूसरे को कितना मान लेते हैं a2 मान लेते हैं। दोनों की साइड्स होगी, पहले ट्राइंगल की साइड a1, दूसरे ट्राइंगल की साइड a2, ठीक है जी। अब इनकी रेशियो में कितनी गिवन है 25:36, तो इनको अगर कैंसिल आउट करें तो हमारे पास a1/a2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है जी 25/36, और यहाँ से a1/a2 की रेशियो कितनी आ गई 5:6, मतलब हमें साइड्स की रेशियो तो पता चल गई जी 5:6 है। हमें निकालनी किस चीज की है, उनके ऑल्टीट्यूड की रेशियो निकालनी, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट की रेशियो निकालनी है, और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है जी √3/2a, तो √3/2a √3/2a2, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब a1 हमने कितना निकाला है 5, ये तो और a2 हमने कितना निकाला है 6, तो ये कैंसिल हो गए जी, आंसर क्या बचा 5:6, जी आंसर है 5:6। वैसे भी हम सीधा याद रख सकते हैं कि जो भी रेशो एरिया की होगी उसका स्क्वायर रूट करने पे हमें उसकी साइड की रेशो मिलेगी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जो रेशो साइड की होगी वही सेम रेशो उसकी हाइट्स की भी होगी। तो हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्टली क्या याद रखना है कि जो रेशो एरियाज की होती है उसका स्क्वायर रूट करने पे साइड की रेशो मिलेगी हमें, और साइड की रेशो इज इक्वल टू रेशो ऑफ हाइट्स। नेक्स्ट, ओ सेंटर ऑफ अ सर्कल हमें एक्स निकालना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ध्यान से डायग्राम को देखते हैं जी, हम पहले ट्राइंगल उठा रहे हैं जी ADB, ADB ये वाली ट्राइंगल उठाई थी हमने, इसमें हमें पता है ये एंगल 32 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो 82 डिग्री तो यही हो गया जी। तो बाकी तीसरा एंगल कितना बचेगा जी
ये कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल हमें पता लग गया, एंगल ए किसके बराबर होगा, 98 डिग्री के बराबर, कंप्लीट एंगल ए। ठीक है, अब पूरा क्वाड्रिलेटरल उठा रहे हैं जी, ए बी सी डी। ए बी सी डी पूरा क्वाड्रिलेटरल उठाया जिसमें एंगल ए और एंगल सी, ठीक है जी, एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, एंगल ए एंड एंगल सी क्या है जी, आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री होते हैं जी हमेशा। ठीक है जी, इट मींस एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा जी, 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना था, 98, तो सी कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से सॉल्व करके, 80। तो करेक्ट आंसर क्या हो जी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, तीनों एंगल एपी सीरीज की फॉर्म में है। हमें बताया रेशियो ऑफ द लीस्ट एंगल, जो सबसे छोटा एंगल है उसकी रेशियो बताई गई है डिग्रीज में, किसके साथ, टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है, सबसे बड़े एंगल के साथ रेशियो बताई गई है, मतलब लीस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल की हमें रेशियो बताई है जी। ठीक है, और जो रेशियो बताई है, लीस्ट एंगल डिग्रीज में बताया गया है और ग्रेटेस्ट एंगल रेडियंस में बताया गया। अब पाई रेडियंस, ठीक है जी, किसके इक्वल होता है जी, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमें रेशियो पता क्या बन गई, 60:180, मतलब 1:3। तो सबसे छोटा एंगल और सबसे बड़े एंगल की रेशियो कितनी हुई, 1:3। तो एंगल्स कौन कौन से होंगे, अब देखो जी, 3 एंगल्स हैं जी। ठीक है जी, उसमें से सबसे छोटा 1 है, 3, ये ऑप्शंस के थ्रू हम सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है, 30, 60, 90 एपी सीरीज भी बना रहे हैं जी, सम ऑफ एंगल्स 180 भी हो रहा है, और फर्स्ट सबसे छोटे और बड़े के बीच में जो रेशियो है वो कितनी बन रही है, 1:3 बन रही है। ठीक है, वैसे भी अगर ऑप्शंस को हम ध्यान से देखें, सारी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगी क्योंकि एंगल्स एपी सीरीज में होने चाहिए, और कोई भी इक्वेशन, कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। ये 20 का गैप है, ठीक है जी, और ये गैप 35 का यहाँ पे, तो ये एलिमिनेट होगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 40 का गैप है, ये भी एलिमिनेट होगी। ठीक है, यहाँ पे 15 का गैप है, यहाँ पे 30 का गैप है, ये भी एलिमिनेट। तो एक ही ऑप्शन है जो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सेटिस्फाई कर रही है और बाकी कंडीशंस को भी। तो ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी है, 7:5। इसमें 15 लीटर पानी और ऐड किया, जिसके कारण मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी होगी, 7:8। तो हमें पानी की क्वांटिटी अब बतानी है कितनी है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज करेंगे रेशियो का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। जो ओरिजिनल रेशियो के मुताबिक क्वांटिटीज कितनी है, 7x 5x। ठीक है, अब इसमें 15 लीटर पानी ऐड करने पे जो नई रेशियो है वो कितनी है, 7:8। और ये जो नई रेशियो बनी, ये कैसे बनी, पानी ऐड किया, मिल्क तो ऐड नहीं किया, मिल्क तो 0 लीटर ही रहेगा। पानी कितना ऐड किया हमने, 15 लीटर। ठीक है, अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। पिछली मैंने जो वीडियो थी उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसा कॉन्सेप्ट किया था डिस्कस। तो 7 × 8 56, 7 × 5 35। तो बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है हमेशा, 56 35 क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, तो 56x माइनस 35x इज इक्वल टू, अब फिर सेकंड स्टेप में इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 15 × 7 105, 8 × 0 0। ठीक है जी, तो इधर हमारे पास क्या बचा, 10। हमेशा बड़े में से छोटी वैल्यू, पहला स्टेप इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दूसरा स्टेप इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास क्या बचा, 21x की वैल्यू 105 आई, और x कितना आ गया हमारे लिए, 5। हमें बताना पानी कितना है जी। तो ओरिजिनली पानी कितना था, 5x। तो ओरिजिनल वाटर कितना था, 5x। तो 5 × 5 25, और 15 लीटर अब इसमें ऐड किया, तो अब क्वांटिटी कितनी है पानी की, 40 लीटर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हमें 2010 रुपीज डिवाइड करने हैं एबीसी में, और इस तरीके से डिवाइड करने हैं कि जब ए को 5 रुपए मिलेंगे तो बी को कितने मिलने चाहिए, 12, और जब बी को 4 मिलेंगे तो सी को कितने मिलने चाहिए, 5.5। तो सी का शेयर बताना कितना ज्यादा है बी के मुकाबले। ठीक है जी, तो अब इसमें रेशियो का ही कॉन्सेप्ट सिंपल यूज होगा।
हमें ए और बी की रेशो पता है और बी और सी की रेशो पता है, हमें इनकी कंबाइंड रेशो निकालते हैं जी सबसे पहले, ठीक है, ए बी सी की। ए को जब 5 मिल रहे हैं तो बी को कितने मिल रहे हैं 12, और सिमिलरली बी को जब 4 मिल रहे हैं तो सी को कितने मिल रहे हैं 5.5। ठीक है जी, हमें बताना है पहले एबीसी की रेशो पता करें। अब एबीसी की रेशो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू को इक्वल करेंगे। बी की वैल्यू को इक्वल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12 बनेगा, और ये भी फिर मल्टीप्लाई होगा सिमिलरली 3 से, तो 5.5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 16.5। तो एबीसी की यहाँ से मेरे पास कंबाइंड रेशो कितनी बन गई जी, 5:12:16 ये रेशो आ गई। अब हमें बताना क्या है जी, सी का शेयर कितना ज्यादा है बी के मुकाबले, मतलब सी और बी का डिफरेंस निकाल लेते हैं जी। सी का शेयर कितना है 16.5 और बी का कितना है 12, तो कितना ज्यादा हुआ 4.5 डिवाइडेड बाय टोटल। अब इन तीनों का टोटल करेंगे जी, टोटल कितना आता है इन तीनों का 33.5, और टोटल कितने रुपीज हमने डिवाइड करने थे 2010। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 270। ठीक है, तो कितना शेयर एक्सीड करेगा 270, तो करेक्ट आंसर क्या हो जी ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक बंदे ने 2 वैरायटीज मिक्स की हैं टी की, पहले की कॉस्ट कितनी है 160 पर केजी, ठीक है जी, दूसरे की कॉस्ट कितनी है 200 पर केजी, और किस रेशो में मिक्स किया 5:4 में। ठीक है, जो मिक्सचर उसने सेल किया वो किस रेट पे किया 192 रुपीज पे सेल किया, हमें बताना उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। ठीक है, तो मान के चलते हैं ये क्वांटिटीज एज इट इज केजीज में मान लेते हैं, मतलब पहली जो वेराइटी है उसको हम मानते हैं 5 केजी है, दूसरे को हम मानते हैं 4 केजी। अब उसने 160 रुपए की कॉस्ट वाली चीज मिक्स की, कितनी क्वांटिटी 5, और दूसरे केस में उसने 200 वाली क्वालिटी मिक्स की, उसकी क्वांटिटी कितनी है 4, तो उसके पास टोटल कॉस्ट कितनी आती है जी 800 + 800 1600, 1600 उसकी टोटल कॉस्टिंग है जी। ठीक है, अब उसने ये मिक्सचर 192 पर केजी पे सेल किया। अब सेलिंग प्राइस की अगर बात करें 192 है, और टोटल क्वांटिटी उसके पास कितनी है 9 केजी, 5 और 4 दोनों को मिला के, तो 192 इंटू 9 करेंगे तो ये कितना आता है 1728। मतलब 2 वैरायटी जो उसने 1600 में खरीदी थी, बेच कितने में दी जी 1728 में सेल की, तो यहां से उसको प्रॉफिट कितना हो गया 128 रुपए का। इसकी परसेंटेज हमें निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंट कितनी आएगी 128/1600 इंटू 100। कितना आंसर आया जी 8%, तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, n की वैल्यू हमें गिवन है 7 + 4 √3, हमें निकालना है √n + 1/√n। ठीक है जी, तो n की बजाय हमें क्या चाहिए √n, मतलब स्क्वायर रूट लगा देंगे दोनों साइड्स पे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, ये वाली चीज, इसको सॉल्व करना, मतलब कि एक इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है जी, तो हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमें इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है इस फॉर्म में, तो ये या तो a + b² की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या फिर a - b² की फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा साइन। यहाँ पे साइन प्लस का है तो ये a + b² की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन माइनस का होता तो इसको हम a - b² की फॉर्म में कन्वर्ट करते। ठीक है, अब कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास है जी 7 + 4 √3, इसमें ये जो वैल्यू होती है ये होती है जी 2ab के इक्वल, तो इसको हम 2ab की फॉर्म में अगर ब्रेक करें तो 2 × 2 × √3 बन गया। ठीक है, 2ab, तो यहां से हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हम a² + b² लेंगे, a² कितना हो गया 2², b² कितना हो गया √3, तो ये ब्रेक हो गया जी a² + b² + 2ab की फॉर्म में, जो कि किसके इक्वल होता है a + b का होल स्क्वायर, मतलब 2 + √3 का होल स्क्वायर आ गया जी। अब ये होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा जी कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 2 + √3, मतलब √n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई जी 2 + √3। अब हमें चाहिए 1/√n भी चाहिए,
तो यहाँ से मैं 1/√n भी निकाल लेता हूँ, ठीक है जी, 1/2 प्लस √3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे सर्ड को खत्म करने के लिए, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, तो ये कितना बन गया 2 माइनस √3/1, नीचे a² माइनस b² बन के 1 बन रहा है जी। तो 1/√n की वैल्यू 2 माइनस √3 आ गई जी, और √n की वैल्यू 2 प्लस √3 थी, हमें चाहिए क्या √n प्लस 1/√, मतलब 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है जी। तो इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट कवर किया, स्क्वायर रूट ऑफ अ इरेशनल नंबर, ठीक है जी। इरेशनल नंबर का कोई स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको हमने कैसे ब्रेक करना है, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। नेक्स्ट, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल गिवन है जी। अब ये ट्राइंगल हमें दिख रही है जिसमें ए बी और ए सी हमें इक्वल गिवन है जी, ठीक है, और डी और ई मिड पॉइंट्स भी गिवन है जी, डी और ई मिड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। हमें बताना है कि जो बी सी डी ई पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये क्या है, कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, कंसाइक्लिक है, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है जी। तो अब देखते हैं जी इसी डायग्राम को ध्यान से। अब ये पैरेलल हो, क्योंकि डी और ई मिड पॉइंट्स हैं तो डी ई पैरेलल है जी, होगी बी सी के, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी है कि अगर ये मिड पॉइंट्स को लाइन जॉइन करती है तो वो बेस के पैरेलल होती है। पैरेलल होने के कारण हमारे कुछ एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और कुछ एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक है जी। वो कौन से हैं, अगर मैं एंगल्स की बात करूं, एंगल ई और एंगल सी, ठीक है जी, ये सप्लीमेंट्री होंगे, एंगल ई और सी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। कारण सप्लीमेंट्री होने का कारण क्या है जी, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स हैं जी ये, और पैरेलल लाइंस के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। और अब बात करूं एंगल बी और एंगल सी की, एंगल बी और एंगल सी भी क्या है जी, इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कारण ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है एक, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दो एंगल्स, ठीक है जी। इस कारण मैं यहाँ सी को रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ, बी के साथ, तो एंगल ई प्लस एंगल बी मेरे लिए क्या हो गया 180 डिग्री, एंगल ई प्लस एंगल बी मेरे लिए 180। अब ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री हैं जी, तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जब सप्लीमेंट्री होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल कौन सी होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। इट मींस ये चारों पॉइंट्स के बीच में से क्या पास होगा, सर्कल पास हो, तो ये चारों में से सर्कल पास होने के कारण ये कौन से पॉइंट्स हो गए जी, कंसाइक्लिक पॉइंट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंदे ने एक एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी कितने में, 3,60,000 में, उसमें से उसने 1/3 बेच दी कितने लॉस पे, 20% लॉस पे, और 2/5 को बेचा 25% गेन पे। वो बोल रहा है कि बाकी बची हुई फील्ड को वो कितने प्रॉफिट पे, कितने प्राइस पे बेचे ताकि उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 10% का हो। अब देखो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए, 10%, 3,60,000 की खरीद रहा है वो चीज, ठीक है, इस पे उसको 10% प्रॉफिट कमाना ओवरऑल, मतलब उसको ये टोटल जमीन कितने में सेल करनी है, 3,96,000 में सेल करनी है, ठीक है। अब उसको वो 3 हिस्सों में बेच रहा है, पहला हिस्सा उसने बेचा 1/3 हिस्सा, मतलब 3,60,000 का 1/3 कितना होता है 1,20,000, और ये बेचा उसने 20% लॉस पे, मतलब 80% वैल्यू पे सेल किया उसने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 84,000, सॉरी 96,000 हो जाएगा। अब बाकी जो 2/5 उसने बेचा किस पे, प्रॉफिट पे, कितने प्रॉफिट पे, 25%। अब 3,60,000 का 2/5 निकालते हैं जी, 3,60,000 का 2/5 होता है 1,44,000। अब ये चीज उसने बेची है प्रॉफिट पे, कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है, 25% प्रॉफिट पे, तो ये बिकेगी 1,80,000 की, 96,000 की ये चली गई जी, 1,80,000 की ये हो गई, ठीक है। तो टोटल कितने में कितना हो चुका उसके पास, 2,76,000, 2,76,000 उसको मिल चुके हैं। अब टोटल जमीन उसने सेल कितने पे करनी है, 396, मतलब बाकी जो हिस्सा बचा वो कितने पे सेल करेगा, 396 में से 276 सब माइनस कर लेंगे, 1,20,000 पे उसको सेल करना पड़ेगा, मतलब कौन सा आंसर आएगा जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन कितनी हमें गिवन है जी 1:2, और रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल कितनी है 2:3। हमें नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन बताना है जी कितना हो। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे जी बाय ऑप्शन, ठीक है जी। मान के चलते हैं कि चलो सी ऑप्शन उठा लेते हैं 4:8, कोई भी आप रैंडम, मैंने रैंडमली एक 4:8 उठाया, 4 और 8 उठाया कि पहला जो पॉलीगन है उसकी साइड कितनी है 4, दूसरा कितना है 8, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे अब उनके इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। अब हमें पता है कि 4 साइड्स हैं तो इनके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा जी 360, ठीक है। और 8 साइड वाले हैं, ठीक है, इसका एक इंटीरियर एंगल हमें निकालना है। अब इंटीरियर एंगल इसका निकालते हैं, इसका पहले टोटल निकालते हैं इंटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर एंगल का टोटल क्या होता है 360 इंटू एन माइनस, सॉरी 180 इंटू एन माइनस 360, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है जी। तो 180 इंटू 8 माइनस 360, तो कितना होगा जी 180 इंटू 8 144 माइनस 360। तो 1440 में से 360 को हम माइनस करेंगे, कितना बनेगा जी 1080। तो इसके सम ऑफ एंगल्स कितना आ रहा था यहाँ पे 360, और इसका सम ऑफ एंगल्स कितना आ रहा है 1080। हमें बताया गया है कि रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स, उनके जो इंटीरियर एंगल्स, एक एक इंटीरियर एंगल की रेशियो बननी चाहिए वो 2:3। अब इसका एक इंटीरियर एंगल कितने का बन रहा है जी 4 के साथ डिवाइड करने पे 90 डिग्री, और इसका एक इंटीरियर एंगल 8 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि 8 साइड्स हैं, ये कितना बनेगा 135, है जी। तो एक इंटीरियर एंगल इसका 90 का, एक 135, इनकी रेशो कितनी बन रही है जी 2:3। 45 के टेबल पे कैंसिल करना, मतलब ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट, एक सर्कल और रेक्टेंगल का पैरामीटर सेम है, हमें साइड ऑफ रेक्टेंगल बताया हुआ है, हमें एरिया ऑफ सर्कल बताना है। तो सबसे पहले पैरीमीटर इक्वल करते हैं सर्कमफ्रेंस के। सर्कमफ्रेंस कितना होता है जी 2πr, ये किसके इक्वल दिया हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी के इक्वल, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 आर, ठीक है। एल कितना है 18 एंड 26। ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आता 44। तो आर हमारे लिए कितना हुआ जी 14। यदि रेडियस हमें पता चल गया, अब हमें क्या निकालना है जी एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है जी, एरिया इज इक्वल टू πr², ठीक है जी। तो 28 इंटू 22 करेंगे कितना आएगा 616। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी ऑप्शन 4। नेक्स्ट, साइन अल्फा माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 0 है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू ट्रू होगी जी। अब देखो साइन अल्फा और कॉस बी को 0 बनाना है, इट मीन्स अगर मैं साइन अल्फा को भी 1 दे लूं और कॉस बीटा को भी 1 ले लूं तो 0 हो जाएगा। और साइन अल्फा 1 कौन से कितने डिग्री पे बनेगा 90 डिग्री पे, और कॉस बीटा भी 1 कब बनेगा 0 पे, मतलब कि कॉस 0, मतलब अल्फा की वैल्यू हमारे लिए कितनी है 90 और बीटा की वैल्यू हमारे लिए कितनी है जी 0। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू हो। तो ये ऑप्शन हमें ट्रू दिख रही है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2। पाई की वैल्यू कितनी होती है, हमने पिछले पहले भी एक क्वेश्चन आया था, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180/2 किया कितना बन रहा है ये 90। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी सी ऑप्शन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2। नेक्स्ट, ए और बी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है जी, एंड a-1 इंटू √2 + 3, a-1 इंटू √2 + 3 हमें किसके इक्वल दिया हुआ b √2 + a के इक्वल। a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जी। इसमें हम कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ठीक है। हमें दिख रहा है कि ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा और ये इसके साथ, ठीक है जी। तो हमें पता चल गया कि b √2 किसके इक्वल है a-1 इंटू √2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई a-1, और a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 3। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू भी पता चल जाएगी 3 - 1, तो b कितना आ गया 2।
तो a प्लस बी कितना हो गया जी 3 + 2 5। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन 4। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, angles of a tower from 2 points distant A and B where B is greater than A from its foot and in the same straight line from it are 60 and 30 डिग्री। ठीक है जी, एक टावर है, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं 2 पॉइंट से। ठीक है जी, ए और बी डिस्टेंट पे हैं जो दोनों, और सेम लाइन में है स्ट्रेट। ए बी, यहाँ पे 60 डिग्री बन जाएगा जी, जितना दूर जाएंगे उतना एंगल छोटा होता जाएगा 30 डिग्री। अब बी सी हमें गिवन है ए, एक डिस्टेंट पॉइंट है बी सी, वो ए गिवन है, और जो बी डी गिवन है कंप्लीट लाइन नीचे वाली वो बी गिवन है। ठीक है, हमें निकालनी है ए बी की लेंथ, हाइट ऑफ टावर। ठीक है जी, अब ए बी की लेंथ की बात करें, ठीक है, यहां पे हमें tan थीटा का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ट्राइंगल उठा रहा हूं जी, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में tan सी मतलब tan सी किसके इक्वल होगा, tan सी इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बी सी। बी सी कितना है ए। ठीक है, ये tan सी हो गया, tan 60 लिख सकते हैं जी इसको। tan 60 की वैल्यू आ गई हमारे पास ए बी अपॉन ए। ठीक है, अब ट्राइंगल उठा रहा हूं जी, दूसरी ट्राइंगल कौन सी हमारे पास, ए बी डी। इसमें tan 30 की वैल्यू कितनी बनेगी जी हमारे पास, ए बी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 30 को हम क्या लिख सकते हैं जी, tan 30 को अगर कन्वर्ट करके लिखें तो cot 60 भी लिख सकते हैं। cot 60 की वैल्यू कितनी होगी, ए बी अपॉन बी। ठीक है, और cot 60 का इनवर्स करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 60 कैसे बनेगा, tan 60 बन जाएगा b अपॉन ए बी। अब देखो tan 60 की वैल्यू b अपॉन ए बी भी है और tan 60 की वैल्यू ए बी अपॉन ए बी है। इट मीन्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ए बी अपॉन ए किसके इक्वल है, b अपॉन ए। तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया जी, ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जी, ऑप्शन सी। तो tan का कॉन्सेप्ट यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। एक ट्रेन है जी जो 90 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को पास करती है 30 सेकंड में, और उसके ऊपर जो एक बंदा खड़ा उसको पास करती है 15 सेकंड में। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी। अब देखो जी, कॉन्सेप्ट क्या है कि अब इस क्वेश्चन को मैं एक शॉर्टकट के थ्रू करूंगा, जिसमें हम एक इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, बट उससे पहले मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट देखना है तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहें। ठीक है, अब एक ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, ठीक है, मान लो ये प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई x मीटर है, तो ये एक ट्रेन इसको क्रॉस करेगी जिसकी लंबाई कितनी है, 90 मीटर। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा जी, 90 + x। ठीक है, और कितने टाइम में उसको क्रॉस कर रही है वो, 30 सेकेंड। दूसरे केस में जब वो पर्सन को क्रॉस कर रही है सिर्फ, तो उस केस में उसके लिए डिस्टेंस कितना होगा, x, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी लेंथ का डिस्टेंस ही कवर करना है जी। और कितने टाइम में क्रॉस कर रही है जी उसको, 15 सेकंड में क्रॉस कर। अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब दोनों केस में ट्रेन एक ही है, इट मींस दोनों केस में ट्रेन की स्पीड सेम रहेगी। तो मैं दोनों तरफ ट्रेन की स्पीड इक्वेट कर दूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 90 + x = 2x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। मतलब हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ पता चल गई जी 90 है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 90/15, 6 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आई। अब हमें चाहिएगा ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 18/5 से डिवाइड मल्टीप्लाई। तो 18 6 का कितना हो जाएगा जी, 108/5। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 20 से ज़्यादा आएगा। तो एक ऑप्शन हमें कौन सी दिख रही है, 4th ऑप्शन। ठीक है जी, तो ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड है।
अब हम इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड्स कैसे कर सकते हैं जी, उसके लिए हमें देखें, ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखें, ठीक है। जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो उसके लिए डिस्टेंस कितना है जी, 90 + x, और जब वो पर्सन को क्रॉस कर रही है उसके लिए डिस्टेंस कितना है, x। इट मींस प्लेटफॉर्म के केस में उसको कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ा जी, 90 मीटर्स। इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ा, और इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको एक्स्ट्रा टाइम कितना लग गया जी। अब पर्सन के केस में 15 सेकंड थे, प्लेटफॉर्म के केस में 30 सेकंड, मतलब 15 सेकंड उसको एक्स्ट्रा लगे जी, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लेंगे जी, दोनों के केस में जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस अपॉन जो टाइम का डिफरेंस है वो ले लेंगे, तो वो हमारी स्पीड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। तो हमारी स्पीड कितनी आ गई, 90/15, ठीक है जी। इसको कन्वर्ट करना हमें km/h में, तो 18/5 करेंगे, तो सेम हमारा आंसर आ जाएगा 21.6। नेक्स्ट, एक हाइट ऑफ राइट प्रिज्म है जी, जिसका बेस स्क्वायर शेप में 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरियाज, ठीक है जी, जितने भी उसके सरफेस एरियाज हैं, सरफेसेज हैं, उसका हमें टोटल एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म हमें गिवन है 608, ठीक है। हमें उसका वॉल्यूम निकालना है जी, ठीक है जी। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कैसे निकलेगा जी, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब बेस का एरिया तो हमें नहीं पता जी, ठीक है जी, हमें हाइट पता है, अब हमें बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस निकालना है। बेस किस शेप में है, स्क्वायर, तो स्क्वायर की पहले साइड निकालनी पड़ेगी जी हमें, ठीक है जी। अब स्क्वायर की साइड निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, अब टोटल सरफेस एरिया में गिवन है जी, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है जी, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, ठीक है जी। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है जी, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस किस शेप में है, स्क्वायर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a, इनटू हाइट कितनी है जी 15, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। अब बॉटम और टॉप दोनों स्क्वायर शेप में होने के कारण दोनों का एरिया a² होगा, तो 2a², इसकी वैल्यू में कितनी गिवन है जी 608, तो ये कितना हो गया हमारे लिए 60a + 2a² इज इक्वल टू 608। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी 2a² + 60a - 608 किसके इक्वल है 0, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो a² + 30a - 304, ये वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है जी, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 38 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ से a की 2 पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, एक आता है a की वैल्यू 8, एक आता है a की वैल्यू -38। अब नेगेटिव में तो साइड हो नहीं सकती, तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो साइड हम क्या मानेंगे स्क्वायर की 8 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया ऑफ बेस पता चल जाएगा। यहाँ से एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा साइड स्क्वायर मतलब 64, और हाइट कितनी है 15, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 64 इंटू 15 कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 64 इंटू 15 करने पे हमारे पास आएगा 640 + 320 960, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। The difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money at 10% per annum for 2 years कितना है जी 40। The sum is, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में से, जिसमें डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जी। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितने पीरियड का, यहाँ पे 2 साल का जी। तो 2 साल के लिए जो डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जी डिफरेंस निकालने के लिए, दैट इज डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ है 40 रुपए, प्रिंसिपल पता नहीं, R हमें कितना गिवन है 10%, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000, सॉरी, तो हमारा आंसर क्या हुआ जी ऑप्शन ए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। नेक्स्ट,
एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय अ स्ट्रेट लाइन 3x + 2y = 6 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है जी, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो इसके जो मतलब के पॉइंट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उनको ज्वाइन करने पे जो ट्राइंगल बनेगी हमें उसका एरिया बताना है। ठीक है जी, अब ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगी जी। ठीक है जी, ये वाली ट्राइंगल की बात कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स एक पॉइंट यहां से क्रॉस हो जाएगा, एक पॉइंट यहां से, अगर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है जी, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे, एक बार x को। ठीक है, सबसे पहले हम पुट y = 0, इस इक्वेशन में y को हमने 0 पुट किया तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3x = 6, x कितना आ गया हमारे लिए 2। तो एक पॉइंट तो हमारे लिए हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 0। दूसरे केस में हम क्या पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, पुट x = 0। ठीक है, अगर x को 0 पुट करेंगे तो 2y की वैल्यू 6 है, y कितना आ गया 3। ठीक है, तो x 0 पुट करने पे ये 0 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम अगर ग्राफ पे प्लॉट करें पॉइंट्स को, ये हमारा x एक्सिस है, पहले केस में x हमने कितना माना है 2 और y कितना है 0, तो यही पॉइंट बन गया। दूसरे केस में x 0 है तो y 3 है, y हमारा 3 है, x 0 है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। ये हमारा पॉइंट था 2 0, ये पॉइंट था हमारे लिए 0 3, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। अब ये ट्राइंगल है, इसका हमें एरिया बताना, तो ये हमारे लिए बेस हो गया जी, नीचे वाली लाइन ये हमारे लिए हाइट होगी। तो हाफ इंटू बेस कितने यूनिट्स है, 2 यूनिट्स, और हाइट कितने यूनिट है, 3 यूनिट, तो एरिया कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। A motorboat in still water travels at a speed of 36 km/h. It goes 56 km upstream in 1 hour 45 minutes. The time taken by it to cover the same distance down the stream will be. अब हमें पता है कि स्टिल वाटर में, ठीक है जी, बोट की स्पीड हमें कितनी गिवन है 36 km/h। ठीक है, और हमें दूसरे केस में अब क्या गिवन है 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम, बोट कितनी देर में जा रही है 1 hour 45 मिनट्स में। ठीक है जी, अपस्ट्रीम का टाइम गिवन है, हमें निकालना है क्या है जी, डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालना है। अब ये क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट उसके लिए आपको पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 2 सेकंड में ये क्वेश्चन कैसे हो। ठीक है जी, तो ध्यान से देखें। अब स्टिल वाटर में स्पीड पता है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस पता और टाइम पता है, तो यहां से मैं अपस्ट्रीम स्पीड निकाल रहा हूं जी। पहले अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना आ जाएगा 145 60, तो 56 अपॉन कितना 7/4, 56 इंटू 4/7, 32 km/h मेरे पास अपस्ट्रीम स्पीड आई है। ठीक है, अब स्टिल वाटर में स्पीड कितनी थी 36, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 32, तो इट मीन स्पीड ऑफ वाटर कितनी होगी, स्पीड ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी 4। पानी की स्पीड मेरे को पता है, अब मुझे डाउनस्ट्रीम जाना है वही सेम डिस्टेंस, तो डाउनस्ट्रीम जाने के लिए डाउनस्ट्रीम स्पीड चाहिए, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 36 + 4 40 km/h। ठीक है जी, अब मुझे डाउनस्ट्रीम स्पीड भी पता है और डिस्टेंस भी पता है, तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा डाउनस्ट्रीम जाने के लिए 56 किलोमीटर अपॉन 40 km/h। ठीक है जी, इसको मिनट्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं इंटू 60, 1484 मिनट्स, मतलब 1 घंटा 24 मिनट जी उसको डाउनस्ट्रीम जाने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन सी। ठीक है जी, तो ये पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ था। अब इस क्वेश्चन को मैं ऑरली करके बता रहा हूँ, विद इन 2 to 3 सेकेंड हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ध्यान से देखो जी, अपस्ट्रीम जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है 1 hour 45 मिनट्स। अब वही सेम डिस्टेंस उसको डाउनस्ट्रीम कवर करना है, तो हमें पता है कि डाउनस्ट्रीम में टाइम उसको हमेशा कम लगेगा एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम, तो एक ही ऑप्शन एग्जिस्ट कर रही है जी, ऑप्शन सी, जो कि 1 hour 45 से कम है, तो हमारा आंसर डायरेक्टली कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन सी। कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं है जिस क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, 7th लेक्चर हमने डिस्कस किया। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए, शॉर्टकट्स हमने डिस्कस किए, ऑप्शंस के साथ कैसे करना है क्वेश्चंस को, सारा कुछ हमने डिस्कस किया।
ठीक है जी। कॉन्सेप्ट के थ्रू भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है क्वेश्चंस को डिटेल्ड में जाके, ठीक है। अगर फिर भी लगता है कि आपको कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आई चीज़, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, उसके लिए मैं अलग से सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। और अगर आप चाहते हैं कि और भी हम वीडियोस बनाते रहें और आपको आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। और अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे पास ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो वो संकल्प इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट की डिटेल सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं। तो अगर कोई भी बच्चा एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है, तो वो जल्दी से हमें कांटेक्ट कर सकता है। नए बैचेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।